Question number 15. For the assessment year 2022-23, the following information are furnished by श्रीमती P. तो 2022-23 के लिए सारा इन्फॉर्मेशन दिया रखा है. हमको कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ श्रीमती बी, हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेट बेसिक सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ यानी कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 78,000. अब ध्यान से इसको आप पढ़ो. यहां लिखा है नेट बेसिक सैलरी, लेकिन आगे ये भी लिखा है आफ्टर डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ. भाई देखो, हमने इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर किया है, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे उसमें डायरेक्टली या तो बेसिक सैलरी या सैलरी दे रखा था. तो उसमें हम जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ था उसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं करते थे, क्योंकि हम मानते थे कि वो ऑलरेडी सैलरी में इंक्लूडेड है. ठीक, यहां पे आपको गिवन है इस क्वेश्चन में 15 में कि नेट बेसिक सैलरी है. ये बेसिक सैलरी नहीं है, नेट बेसिक सैलरी है, और जिसमें से क्या डिडक्ट कर चुके हैं ये कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ. तो सबसे पहला आपका काम है, इसमें आप लिखोगे नेट बेसिक सैलरी 78,000 इनर कॉलम में. फिर उसके बाद उसमें ऐड करोगे ओन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 12,000 रुपीज. पूरा अमाउंट ऐड करना. ध्यान रखना वो 12% वाला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे होता है. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे हमने कोई ऐसा रूल नहीं पढ़ा था, और अभी तक डायरेक्टली बेसिक सैलरी था तो उसमें हम ये ऐड ही नहीं करते थे, क्योंकि ऑलरेडी ऐड हो रखा होता था. तो यहाँ पे नेट बेसिक सैलरी है और इसको डिडक्ट कर चुके थे ये. तो 78 + 12 तब आएगा आपका बेसिक सैलरी. अब उसके बाद जैसे आप क्वेश्चन करते हो वैसे करोगे. तो ये वाला पॉइंट इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, ये थर्ड पॉइंट भी इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, और इसका एक और ट्रीटमेंट होगा जो हम पहले से करते आए हैं. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये हमेशा 80C में जाता है, क्योंकि 80C किसी सी बात करता है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को छोड़ के सारे प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड डिडक्शन इसमें आएगा. तो ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हमेशा हम पूरा अमाउंट 80C में लेस करते हैं. वो तो यहाँ पे नेट बेसिक सैलरी लिख दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे ऐड हो रहा है इसमें. ठीक है, और बाकी 80C में इसका डिडक्शन वो तो होगा ही. तो एक बार आप नेट बेसिक सैलरी में ऐड कर देना, और एक बार 80C में लिखना डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ओन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 12,000 रुपए. ठीक, ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरीज नील. ठीक है, इसका कुछ नहीं करना. डी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड 11,200. तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे हमने क्या पढ़ा है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और प्रोविडेंट फंड, यहाँ कौन से प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा है? अगर ऊपर लिख दिया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड यानी कि इसी की बात कर रहा है. तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे हमने एक रूल पढ़ा था कि 12% तक एग्जेम्प्ट रहता था, और उससे जितना ज्यादा होगा बस वही टैक्सेबल होगा. तो यहाँ 12% एग्जेम्प्ट होता है. जैसे अगर 13% हुआ तो 1% टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक, तो यहाँ पे तो यार परसेंटेज नहीं दे रखा है, सीधे अमाउंट दे रखा है. तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? इसको मानोगे 12% से कम? नहीं, ऐसा नहीं मानोगे. आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में सैलरी निकालने का फॉर्मूला पता है. सैलरी का फॉर्मूला होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट, डीपी, कमीशन ऑन सेल्स. ये तीनों इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, सीधे आप बेसिक सैलरी लिखो. ठीक, उसका फिर आप निकालना 12%. अब जो 12% आप निकालोगे, अगर वो अमाउंट जो है इससे ज्यादा होता है, तो जितना ज्यादा होगा यानी कि उस अमाउंट से इस अमाउंट को, वो जो अमाउंट आएगा 12% सैलरी का, उससे लेस कर देना आप. अगर ज्यादा होगा तो, अगर कम है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि वे 12% तक तो एग्जेम्प्ट रहता है. बाकी अभी इसको लिख के बताऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. आगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द प्रोविडेंट फंड एट द रेट 9.5% 24,000. जैसे कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का रूल होता है कि 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, इंटरेस्ट टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का होता है कि 9.5% तक एग्जेम्प्ट. तो ये सीधे सीधे आप एग्जेम्प्ट लिखोगे, और ये सब भी इनकम फ्रॉम सैलरी में ही जाएगा. नेक्स्ट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस फॉर सेल्फ एंड हस्बैंड फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑन लीव टू अ होम डिस्ट्रिक्ट 2,400. कोई भी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हुआ है खुद का, हस्बैंड का, इनका होम डिस्ट्रिक्ट पे जाने के लिए या इंडिया में किसी भी प्लेस पे, तो ये टोटल इनकम में इसका कोई भी कैलकुलेशन नहीं होना है. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू एन अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड 2,000.
भाई देखो, जब एम्प्लॉयर जो अप्रूव ग्रेचुइटी फंड में कंट्रीब्यूशन करता है, उसका यहाँ पे टोटल इनकम में एम्प्लॉय के कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता है, और ये एम्प्लॉय के हैंड में ये वाला अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है। ये टैक्सेबल तब होगा जब एम्प्लॉय को किसी भी कंडीशंस में ग्रेचुइटी अगर मिलती है तब, जैसा कि हमने पढ़ा है रिटायरमेंट वाले चैप्टर में। तो अगर किसी भी कंडीशन में जब एम्प्लॉय को पूरा एक साथ अमाउंट ग्रेचुइटी का मिलेगा तब टैक्सेबल होता है। ऐसे जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर इसमें अप्रूव ग्रेचुइटी फंड में, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होना है इसमें, ठीक। हाउस रेंट अलाउंस, द हाउस इज एट कोलकाता एंड रेंट एक्चुअली पेड अमाउंट्स टू 9,400, 6,000 रुपीज हाउस रेंट अलाउंस है। तो भाई हाउस रेंट अलाउंस का हमने एक रूल पढ़ा था। हाउस रेंट अलाउंस के लिए उसमें भी सबसे पहले हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं। सैलरी फॉर एचआरए क्या होता है? बेसिक सैलरी, डीए ऑन रिटायरमेंट, डीपी यानी कि डीएनएस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। ये तीनों है नहीं, सीधे बेसिक सैलरी आप निकाल लेना। अब फिर नीचे आप लिखते हो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। पहले एक्चुअल एचआरए रिसीव, तो इस क्वेश्चन में एचआरए कितना रिसीव्ड है? 6,000 रुपीज, आप यहाँ लिखोगे 6,000। उसके बाद रेंट पेड, रेंट पेड कितना है? तो रेंट पेड है 9,400, तो यहाँ लिखो आप 9,400 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो जो भी बेसिक सैलरी आया होगा उसका 10% निकालना और रेंट पेड में से माइनस कर देना, ठीक है। उसके बाद वो अमाउंट बाहर आप लिखोगे। उसके बाद फिर अगर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता इन 4 शहरों में अगर घर है तो सैलरी का 50%, बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया तो 40%, ठीक। तो भाई यहाँ पे घर कहाँ पे? कोलकाता में, यानी कि 50% ऑफ सैलरी। तो आप निकालना सैलरी का 50% और यहाँ पे लिख देना। इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। फिर टैक्सेबल एचआरए, जो एक्चुअल एचआरए है उसमें से इन तीनों में से जो भी लेस हो वो आप माइनस कर देना। यहाँ पे आ जाएगा टैक्सेबल एचआरए और ये चला जाएगा ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी में। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1,76,000। तो भाई ये तो साफ साफ लिखा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में पूरा अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट होकर दे रखा है। उसके बाद कंप्यूट द टोटल इनकम। सॉल्यूशन देखते हैं 15 का। सबसे पहले फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है मेरी बुक के अकॉर्डिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ था नेट, पहले तो कौन सा हेड में जाएगा ये सब? तो इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट तो नेट बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी सीधे सीधे लिखा होता तो हम यहां लिख लेते। यहां लिखा है नेट बेसिक सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, यानी कि पहले तो आप लिखो नेट बेसिक सैलरी यहां पे 78,000 और क्या चीज इसमें से डिडक्ट कर चुके हैं ये? कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, तो उसको ऐड करो आप। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। देखो सैलरी में जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें सीधे लिखा होता था बेसिक सैलरी, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते, ठीक। और उसमें मानते थे कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ जुड़ा हुआ है, तो हम इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते थे, सीधे 12% एम्प्लॉयर वाला कर देते थे, यही करते थे। यहां लिखा है नेट बेसिक सैलरी जिसमें से कि ये लेस कर चुके हैं, तो इसको हम ऐड करेंगे बेसिक सैलरी लाने के लिए, ऐड ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। और बाकी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का वैसे ही ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है? 12,000 रुपए। तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे। अब जो आपका बेसिक सैलरी आया वो है 90,000, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो यहां पे इसको ऐसे लिख दो 90,000, ये कर दो यहां पे कि बेसिक सैलरी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरीज नील, इसका कुछ नहीं करना है। उसके बाद ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इसका हम कर चुके हैं। फिर है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो यहां अमाउंट तो दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं बताया गया है। और पहले हमको पता लगाना होता है कि बेसिक सैलरी के 12% तक क्योंकि एग्जेम्प्ट होता है, उसके बाद जितना भी है वो केवल टैक्सेबल। तो पहले हम ये चीज कैलकुलेट करेंगे। फिर अब हम कैलकुलेट करेंगे
रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो सबसे पहले सैलरी फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो बेसिक सैलरी कितना है, अभी हमने निकाला है 90,000 रुपीज़, ठीक है। ये नेट बेसिक सैलरी था, उसमें हमने ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ ऐड कर लिया, तो बेसिक सैलरी 90,000। तो यहाँ आप लिखोगे 90,000 प्लस डी रिटायरमेंट नहीं है, डीपी नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, तो 90,000 रुपीज़ सैलरी फॉर आरपीएफ हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि 12% ऑफ सैलरी, ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, विल बी एग्जेम्प्ट। तो भाई 90,000 रुपीज़ का 12% आप निकालो, 90,000 का 12%, ये आ गया 10,800 रुपीज़। और एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो कितना अमाउंट है, 11,200। तो वो भी आप यहाँ लिखो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितना है, 11,200। अब ध्यान से समझना आप बात को, भाई 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, तो अगर ये जो 12% हमने निकाला वो कितना आया, 10,800। अगर 10,800 तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रहता या उससे कम, तो हम मानते क्या 12% से कम है, इस वजह से एग्जेम्प्ट लिख देते वहां। लेकिन इससे ज्यादा अमाउंट है, इसका मतलब कि 12% से ज्यादा हुआ है कंट्रीब्यूट, तो हमको केवल उतना ही अमाउंट टैक्सेबल होगा। इस 12% के बाद कितना एक्स्ट्रा है, ऐसे ही तो करते हैं। अगर लिखा होता है कि आरपीएफ में एम्प्लॉयर ने 13% किया, तो हम कितना परसेंट टैक्सेबल करेंगे, 1%, क्योंकि 12% तो एग्जेम्प्ट। तो यहां पे आप निकालोगे अमाउंट ऑफ आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड दैट इज टैक्सेबल। कैसे निकालोगे आप, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है 11,200 और इसमें से 12% वाला अमाउंट लेस कर दो, तो पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा है ये। तो 11,200 माइनस 10,800, ये आ गया 400 रुपीज, 400 रुपए ज्यादा है। कहने का होता है कि 10,800 12% तक है तो एग्जेम्प्ट, तो इसमें ये जो एम्प्लॉयर ने कितना ज्यादा किया है 12% से, केवल 400 रुपए, तो वो 400 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। आप यहां लिखो 400 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड बोला है लेकिन ऊपर जिसकी बात कर दी गई, यानी कि यहाँ पे ऊपर बात किया गया था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, तो वही ये भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है और इसमें हमने पढ़ा है 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है। तो ये 9.5% ही है, इसलिए पूरा पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट। और इसमें यहाँ लिख दो इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, ठीक है। ये 12% ऑफ सैलरी तक और ये 9.5% तक इसके एग्जेम्प्ट रहता है। उसके बाद दिया हुआ है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस फॉर सेल्फ एंड हस्बैंड फॉर प्रोसीडिंग ऑन लीव टू होम डिस्ट्रिक्ट 2,400। इसका चाहे पूरे इंडिया के किसी भी जगह पे गए हों ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, उसका इसमें कोई लेना देना नहीं। उसके बाद कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू एन अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में, उस वो अमाउंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। एक बार जब पूरा अमाउंट मिलेगा ग्रेचुइटी का एम्प्लॉय को, तब उसका जो भी ट्रीटमेंट होना है होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसका। नेक्स्ट है हाउस रेंट अलावेंस। तो हाउस रेंट अलावेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाउस रेंट अलावेंस। सबसे पहले सैलरी फॉर एचआरए, फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए यानी कि डियरनेस अलावेंस ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो बेसिक सैलरी कितना है, बेसिक सैलरी 90,000 रुपीज, 90,000 रुपीज। उसके बाद ये भी नहीं है, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो 90,000 रुपए ही सैलरी फॉर एचआरए हो गया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग will be exempt। सबसे पहले रेंट पेड
माइनस 10% ऑफ सैलरी। किस सैलरी की बात हो रही है? ये जो अभी यहाँ पे कैलकुलेट होके आता है वो। तो रेंट पेड कितना है? हुक में आप पढ़िए, लिखा हुआ है एच पॉइंट में कि रेंट एक्चुअली पेड 9,400। तो 9,400 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ, 10% ऑफ सैलरी कितना है? 90,000। तो 90,000 का 10% 9,000 आ जाएगा। तो इसको आप लेस करोगे, ये आ जाएगा 400 रुपीज। नेक्स्ट, एक्चुअल हाउस रेंट अलावेंस रिसीव्ड। तो हाउस रेंट अलावेंस कितना रिसीव है? 6,000 रुपीज। लिखा है ना, हाउस रेंट अलावेंस 6,000। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, जो कि है अगर हाउस मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता MCD के इन 4 शहरों में है तो 50% ऑफ सैलरी यहाँ लेना है। अगर रेस्ट ऑफ द इंडिया कहीं और भी सिटी में है तो फिर 40% ऑफ सैलरी। तो यहाँ कलकत्ता में है इसलिए 50% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना है? ये वाले सैलरी की बात हो रही है। तो आप यहाँ लिखोगे 50% ऑफ 90,000। तो ये आ जाएगा 45,000। अब इन तीनों में से जो भी लीस्ट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। भाई साफ साफ पता चल रहा है कि ये लीस्ट है। तो आप यहां लिखोगे टैक्सेबल HRA इज इक्वल टू एक्चुअल HRA माइनस एग्जेम्प्ट HRA। तो एक्चुअल HRA कितना है? 6,000 रुपए। उसमें से आप लेस कर दो जो एग्जेम्प्ट है, यानी कि लीस्ट है इन तीनों में से, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। तो 400 रुपए आप लेस कर दो, यानी कि टैक्सेबल HRA की वैल्यू आ गई 5,600 रुपए, 5,600 रुपीज। तो ये अमाउंट यहां पे आ जाएगा 5,600 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो वो तो दूसरा हेड है। तो बस यही अमाउंट है, इस अमाउंट को आप ऐड कर लो। 90,000 प्लस 400 प्लस 5,600, तो ये आ गया 96,000। इसको अभी आप लिखोगे ग्रॉस सैलरी। उसके बाद लेस होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो यहां आप लिखोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि फिक्स होता है 50,000 रुपीज। ठीक, उसके बाद अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो इंटरटेनमेंट अलावेंस का कुछ पोर्शन, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, ना ही ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका नहीं होगा कुछ यहाँ पे। उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स, तो उसका भी कुछ नहीं होना है, नहीं गिवन है। तो ये सीधे सीधे आप यहाँ लिखो 50,000 रुपीज और लेस कर दो ग्रॉस सैलरी में से। तो 96,000 माइनस 50,000, ये आ गया 46,000 रुपीज। आउटर कॉलम में सीधे यहां लिखो इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, PGBP है नहीं, कैपिटल गेन्स है नहीं, तो अब सीधे हम ले लेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये ऑलरेडी गिवन है हमको। कितना अमाउंट है? 1,76,000 रुपीज। इसको आप ऐड करो इनकम फ्रॉम सैलरी में, तो ये आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। तो 1,76,000 प्लस 46,000, तो ये आ गया 2,22,000 रुपीज। ये ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। उसके बाद लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो इस क्वेश्चन में केवल एक ही डिडक्शन है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑन
कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितना अमाउंट है 12,000 रुपीज। 80C का मैक्सिमम लिमिट कितना है 1,50,000, तो ये 12,000 लिमिट के अंदर है, इसलिए 12,000 और कोई डिडक्शन है नहीं, तो यही लेस हो जाएगा यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम में से। तो 2,22,000 माइनस 12,000, ये आ गया 2,10,000 रुपीज टोटल इनकम।